श्रोताओं नमस्कार। महीने का आखिरी इतवार वो दिन होता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों और विदेशों में रहने वाले श्रोताओं के साथ विचार साझा करते हैं। आज भी इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अनेक विषयों पर बातें की और लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। आज के इस मन की बात पर चर्चा करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अरविंदर सिंह अमन, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं J&K अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस जम्मू में। सर, आपका आज के इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हमने इकट्ठे बैठकर सुना कि प्रधानमंत्री ने अनेक विषयों पर आज बात की, उनकी बातों में एक संदेश था जन जन के लिए। बिल्कुल। कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने पिछले 7 सालों में विदेशों से वो मूर्तियां वापस लाने की उन्होंने जिक्र किया उसका, जो कि स्मगल होकर या चोरी होकर यहाँ से चली गई थी। क्यों तो कहने में मूर्ति एक साधारण सी मूर्ति होती है, लेकिन इन मूर्तियों का जो हमारे देश के मंदिरों से या अन्य स्थानों से, म्यूजियम से चुराकर बाहर चली गई, उनको वापस लाने का महत्व कितना ज्यादा और कितना इम्पोर्टेंट चीज है ये। मैं आपको एक बात कहूं कि मुझे आज इतना अच्छा लग रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री जब मन की बात कर रहे हैं तो जाहिर है कि ये युवाओं से सीधा संपर्क बनाया होता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे कि उन्होंने कहा कि ये हमारी धरोहर और इसके सांस्कृतिक महत्व को समझने की बात है जी। मूर्ति कला एक कलाकृति नहीं है। इसकी कीमत जो है वो डॉलरों में या रुपए में कितनी है वो बातें नहीं है जी। जिस तरफ हमारा प्रधानमंत्री जी ने इशारा किया, तो हमने देखा होगा कि जब भी किसी देश को या किसी संस्कृति को, सभ्यता को ख़त्म करना होता है या नुकसान पहुंचाना होता है, तो वो उसकी जो हेरिटेज है, उसकी जो धरोहर है, उसकी जो सांस्कृतिक जो खजाने हैं, उन पर वार किया जाता रहा। उसी संदर्भ में ये चाहे बेशक स्मगलिंग या चोरी करने का मसला है, लेकिन ये उसी तरह से हमारा नुकसान करने का एक साधन है जिससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये मूर्तियां जिनकी जिक्र यहाँ पर किया गया, ये हमारी पहचान है। ये भारतीय प्राचीन भारत की, जिसे हम सोने की चिड़िया भी कहते हैं और जिस पर हम आज तक फख्र करते हैं। और मोदी जी ने एक बात और कही कि वैश्विक नजरिया जो बदल रहा है भारत के प्रति आज, उसके पिछोकड़ में, उसकी बैकग्राउंड में ये सब हमारा जो खजाना है जो आज हम दोबारा उसको वापस भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण प्राप्ति है हमारे लिए। और हमारा विरसा है, हमारी संस्कृति है, हमारी कला है। और देख लें कि आज दुनिया ने जितना भी प्रगति की, जितने भी विकास किए, आगे जाकर नरेंद्र मोदी जी ने साइंस के बारे में भी बात की। उसी हवाले से भी मैं एक बात सोच रहा था कि विज्ञान भी भारतीय, प्राचीन भारतीय संस्कृति की जो उपलब्धियां रही जी, वहां तक पहुंच पाना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि। जी। और इसमें एक संदेश ये भी है कि आज का भारत वो भारत नहीं है कि आप भारत की कोई भी चीज ले जाओ तो आप उसको अपने पास रख सकते हो। आज का भारत लड़कर अपना अधिकार जो है वो वापस लाने की क्षमता रखता है। और उसका सीधा सीधा उदाहरण हमारे पास है कि भारत के प्रधानमंत्री युवाओं से सीधा संपर्क कर रहे हैं और उनके साथ कोई राजनीतिक मसले नहीं डिस्कस हो रहे, उनके साथ कोई धार्मिक मसले नहीं डिस्कस हो रहे, लेकिन वो सीधा युवाओं को लेकर देश को सामने रख के हम दुनिया में भारत को कैसे एक महत्वपूर्ण देश के तौर पर सामने ला सकें और उसमें हमारा युवा क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है। डॉक्टर साहब, भारत की हम कला की बात करें, संस्कृति की बात करें, तो उन्होंने जो जिक्र किया उन बहन भाइयों का तंजानिया के, जो इंडियन सॉन्ग्स पर लिपसिंग करके कितने मशहूर हो रहे हैं यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, तो उनका जिक्र किया। तो उन्होंने कहा कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अगर तंजानिया में रहने वाले कोई लोग भारतीय गीत गाकर इतने पॉपुलर हो सकते हैं या भारत की कला के प्रति इतना प्रेम दिखा सकते हैं, तो हम बहुभाषीय जो राष्ट्र हैं, हम क्यों नहीं इस आज़ादी के 75वें साल में ऐसा कुछ शुरू करते कि अगर मान लो मैं पंजाबी हूं, आप मराठी हैं, तो हम एक दूसरे की भाषा में गीत गाएं, एक दूसरे की भाषा को समझें। बिल्कुल। तो भाषा के आदान प्रदान को आप किस तरह से महत्वपूर्ण मानते हैं? मैं देखो, आज हम जिस दौर में रह रहे हैं, हम कोई भी बात करते हैं वो ग्लोबल होती है जी। और इस वक्त को, इस वर्तमान को हमने देखो किस तरह से कनेक्ट किया हुआ है। मैं आपको एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग अपनी एक आप बीती सुना रहा हूँ इसी बहन भाई के सिलसिले में। पिछले दिनों हमारी देश की एक बहुत बड़ी महान शख्सियत जो दुनिया में जिनका सत्कार था, लता जी हमारे से जुदा हो गई, बिछड़ गई। उनके बिछोड़े का बहुत ज्यादा हमने श्रद्धांजलियां भी दी और दुनिया भर में इसका अफसोस मनाया गया।
इन दोनों बहन भाइयों को मेरे तक जो इन्फॉर्मेशन लाने वाला था वो मेरी बेटी थी जी जो कि इस वक्त मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही है। उसने मुझे ये वीडियो दिखाई जी और वो वीडियो थी जो लता जी का वो ऐ मेरे वतन के लोगों, वो जो ट्रिब्यूटरी सॉन्ग उन्होंने दिया हुआ था, उस गाने को उन्होंने उसकी लिरिक्स पे जी लता जी की उसकी अंदर गायकी का जो मयार था उस पर जी ऑडियंस ने जिस तरह से खड़े होकर पूरा आनर दिया उस गाने को, भारतीयों की देशभक्ति को लेकर, उस सब सब्जेक्ट्स पर जब इन दोनों बहन भाइयों ने बातचीत की तो मैंने वो 2-3 बार वो उनकी बातचीत सुनी कि मैं वो बात महसूस कर रहा था जो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि विदेश में हमारे लिए लोगों के प्रति जो श्रद्धा है, हमारी भारतीयता को लेकर, हमारी देशभक्ति को लेकर, हमारे युवाओं के जज्बे को लेकर, हमारी कला, हमारी गायकी को लेकर, लता जी की लीजेंड जैसी पर्सनालिटी जो दुनिया में सर्वोत्तम है उनको लेकर, और सबसे बड़ी बात भारतीयों की अपने देश के प्रति जो समर्पण है जी उसको उस एक कंपोनेंट में जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया, ये वाकई हमारे लिए फख्र की बात है। और देखो मेरे पास मेरी जनरेशन, हमारी युवा जनरेशन आज इस तरह उनके पास सोर्सेज इतने ज्यादा हैं, उनके पास इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है और कहीं भी कनेक्ट हो सकते ग्लोबली इतने कनेक्टेड हैं कि आज मन की बात के माध्यम से अगर वो दोनों भाई बहन भाई जिक्र हो रहा है और भारतीयता की माध्यम से बात हो रही है तो वो जो बदल रहा वैश्विक नजरिया जो है जी वो बिल्कुल, इस पे कोई दो राय नहीं है कि भारत दुनिया में अपनी सुप्रीम जो सुपरमेसी है जो वो दिखाने में पूरी तरह से तैयार है जी। और आज दुनिया भारत की दीवानी है। डॉक्टर साहब, एक दौर ऐसा भी था और अभी भी होगा कि हम लोग अपनी चीज़ों को अपनाने में, उन पर फख्र करने में कहीं ना कहीं हिचकिचाहट महसूस करते हैं। मान लीजिए हम लोग कुछ पढ़ लिख जाते हैं या विदेशों में चले जाते हैं तो हम अपनी मातृभाषा जो है उसे भूल जाते हैं, उस पर उससे बात करने में कहीं ना कहीं संकोच व्यक्त करते हैं। तो प्रधानमंत्री ने एक उदाहरण दिया कि उन्हें कुछ देर पहले अमेरिका जाने का एक बार मौका मिला था, तो उनकी मुलाकात एक तेलुगु परिवार से हुई। बिल्कुल। जी, जो उनके एक परिवार का ही एक नियम बन चुका था कि अगर एक शहर में अगर आज हम हैं तो हम बाहर खाना नहीं खाएंगे, अपने घर में सभी मिलकर खाना खाएंगे और खाने की मेज पर हम तेलुगु में ही बात करेंगे। ये विदेश में रहकर अपनी मातृभाषा के लिए प्यार और समर्पण है। इसकी आवश्यकता आज आप कितनी समझते हैं? चाहे हम कश्मीरी की बात करें, डोगरी की बात करें, पंजाबी की बात करें, मलयालम की बात करें, तमिल की बात करें या असमिया की बात करें, तो ये जज्बा हम सब में होना कितना जरूरी है? क्योंकि भारत जो है वो विविधताओं का देश है, बहुभाषीय देश है। हमारा खान पान, वेशभूषाएं, रीति रिवाज सब अलग अलग हैं, लेकिन भारत की खूबसूरती उसी में है, इस रंग बिरंगे गुलदस्ते में। जगमोहन जी, मैं इस बात को इस तरह से लूँगा कि ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और ये रेफरेंस बहुत ज़बरदस्त और रेलेवेंट आज के दौर में जी। इस पर हमें इसको हमारी प्रायोरिटीज़ में रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको एक बात कहूँ, इंसान जब से ये सिविलाइज्ड हुआ, आज के दौर में जितना सिविलाइज्ड है, जितनी इसने डेवलपमेंट्स की, जितनी तरक्की की विज्ञान के पक्ष से या दूसरे और पक्ष से देखें, इतना उन्नत इंसान कभी पहले नहीं था जी। इसका मतलब जितनी सुविधाएं आज हैं मनुष्य के पास, मानव के पास, इतनी पहले नहीं थी। लेकिन इसके साथ एक बात यह भी है कि जितना मानसिक पीड़ा से ग्रस्त आज का मानव है, पहले भी कभी नहीं। जी जी जी। ये क्या कारण है? इतना विरोधाभास क्यों है जी? उसकी सबसे बड़ी मेरी नजर में, और जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने ये उदाहरण दी कि हमारे अंदर से हम जो न्यूक्लियस फैमिलीज जी और हम सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं। जी जी जी। आज अगर एक परिवार ने ये नियम बनाया है, उसके अंदर नेचुरली कुदरती तौर पर देश के लिए भी वही कॉन्सेप्ट तैयार होगा। जी जी जी। अगर वो मातृभाषा की बात कर रहा है तो वो देश के लिए समर्पित भी रहेगा। भाषा हिंदुस्तान की पहचान है जी। हमारा परिवार, जॉइंट फैमिली जिसे हम कहते हैं, जी, जी। वो समूहक परिवार हमारे प्राचीन भारत की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी रही, जो हमारी मजबूत भारत की एक दीवार बन के खड़ा रहा।
इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। हम अपने लेवल पे अपने घर को, अपने परिवार को अगर बचा लेते हैं, जी। ठीक इस तरह जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें एक मॉडल के तौर पर एग्जाम्पल दी, जी। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की भी जरूरत नहीं करेगी। आपने परिवार के एक यूनिट की बात की, तो परिवारों से समाज बनता है, समाज से राज्य बनता है, राज्यों से राष्ट्र बनता है, देश बनता है। तो एक यूनिट ही अगर इतना मजबूत होगा तो ऑटोमेटिकली बिल्कुल सारा एक्सपेरिमेंट हम एक इंसान पर करते हैं, जी। लागू हम दुनिया पे कर देते हैं। जी। वैक्सीन का ट्रायल पहले एक सेक्शन पे किया गया। जी। हम अपनी फैमिली को मजबूत करने का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो फैमिलीज एक गांव बनेगी, जी। वो मोहल्ला गांव बन के फिर वो रीजन बनेगा, वो रियासत बनेगी, वो देश बनेगा। जी। तो वहां से वो बीज जो है वो फल के एक मजबूत भारत की शक्ल में आएगा। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, मैं अपने घर की मिसाल देता हूँ। मेरी 2 बेटियां, छोटी बेटी इस वक्त कनाडा में है, टोरंटो में है। हमारा ये एक कमिटमेंट है काफ़ी सालों से कि हम जब भी बात करेंगे हम लोग आपस में, तो हम पंजाबी में बात करेंगे कि हमारी मातृभाषा पंजाबी है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने, क्योंकि अब इंटरनेशनल मार्केट में रहना है, तो हमने उनको पूरी सपोर्ट की है कि आपको हिंदी, दूसरी भाषाएं, अंग्रेजी, इसमें उतनी ही ग्रिप होनी चाहिए ताकि इंटरनेशनली आप अपने आप को एक्सेल करें, आप साबित करें कि यू आर द बेस्ट। लेकिन अपनी जड़ों से जुड़े रहना। यस, आपको कोई पूछे ना कि आप किस रीजन से हैं, आपकी मातृभाषा कौन सी है, वो आपके पहरावे से, आपकी बातचीत से। जब आप 2 बहनें, जब आप बाप के साथ बात करें, माँ के साथ बात करें, तो कनाडा में भी बैठा दूसरा आदमी सुन ले और कहे कि ये पंजाबी जी है। और उन्होंने देखिए देश के प्रति या अपनी भाषा के प्रति प्यार का और लगाव का एग्जाम्पल एक उन्होंने दिया, कहा कि सूरीनाम में 84 वर्षीय सुरजन परोही हिंदी में लिखते हैं। और वहां पर उन्हें एक राष्ट्र कवि का दर्जा हासिल है। बिल्कुल। उनके पूर्वज दादा परदादा कभी मजदूरी के लिए या काम के लिए वहां गए होंगे, वहीं के हो गए, अब वो सूरीनाम के निवासी हैं, लेकिन अपनी जड़ों यानी हिंदी में लिखते हैं और वहां पर वो राष्ट्र कवि में उनका शुमार होता है। जी। ऐसे बहुत सारे विदेशी यूरोप में मिलेंगे जो हमारे संस्कृत के श्लोक, गायत्री मंत्र वगैरह सब उसका इतना शुद्ध उच्चारण करते हैं। मैं आपको बताऊं कि जर्मनी का एक मिस्टर पीटर करके एक नाम का एक व्यक्ति है जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सांस्कृतिक गायन शैली पर PhD कर रहा है। जी। और उसका इंटरव्यू यहाँ पर जम्मू में हमारा एक पिछले कुछ साल पहले उसके साथ संपर्क हुआ था, जब उसने शास्त्रीय गायन और शास्त्रीय संगीत की हवाले से अपनी खोज के पर बात की। तो मैंने उदाहरण के तौर पर उनसे पूछा कि गुरु ग्रंथ साहब पर, अभी मैंने इनका नाम ही लिया था गुरु ग्रंथ साहब, तो उसने मुझे गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज सभी शास्त्रीय गायन के रागों के नाम बता दिए। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हमारी भारतीय संस्कृति पर अगर विदेशी लोग इस तरह से प्रभावित होकर काम करके इस खजाने से लाभान्वित हो रहे हैं, तो हमारा अपना युवा, हमें भी तो लाभान्वित हमारे अपने बच्चे, हमारा अपना युवा, हमारे अपने सरमाए से किस तरह वंचित रह सकता है। मैं कहता हूँ ये जो मन की बात के माध्यम से ये जो नुक्ता यहाँ पर हमारे सामने युवाओं के साथ साझा किया गया, ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारे युवाओं को अपना मूल पहचानने के बारे में, अपने बारे में जानने के लिए, अपने देश के बारे में। डॉक्टर अमन, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ हम भारतीय तो इसलिए हम भारत को प्यार कर रहे हैं, बल्कि दुनिया को भारत का जो योगदान है वो सचमुच महत्व। आप पुराने जमाने में गाना सुना करते थे, जब शून्य दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। भारत का कितना योगदान है। आर्यभट्ट क्या बात करिए। अभी जैसे प्रधानमंत्री ने अपने कार्यक्रम के अंत में जिक्र किया, जो नेशनल साइंस डे हम मनाने जा रहे हैं वो रमन इफेक्ट के बारे में है, तो साइंस को वो भारत की ही देन है। बिल्कुल। तो भारत के महत्व की हम बात करें, तो भारतीय परंपराओं की बात करें, तो उन्होंने भारतीय चिकित्सा पद्धति का जिक्र किया, जब उन्होंने कहा कि कुछ देर पहले उनकी मुलाकात कीनिया के पूर्व प्रधानमंत्री राइला ओडिंगा से हुई। तो उन्होंने बताया क्या हाल चाल है घर में, जब पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था और ऑपरेशन हुआ तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई। तो दुनिया भर में उन्होंने घूमे और पता किया, इलाज करवाया, लेकिन उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से नहीं आ सकी। तो फिर प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि क्यों नहीं आप आयुर्वेद को आजमा कर देखते।
हाँ। तो वो केरला में आए और उनकी बेटी की नज़र में बहुत सुधार है। ऐसा नहीं कि एलोपैथी कोई गलत चीज़ है या बुरी चीज़ है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब दुनिया एक इलाज नहीं कर पाती और हमारा आयुर्वेद करता है, यूनानी पद्धति करती है, हमारा योग अगर करता है, तो हमें क्यों नहीं उस पर गुमान होना चाहिए अपनी पद्धतियों पर। मैं आपको इसका एक सीधा एग्जांपल देता हूँ। एलोपैथी की आप लाइफ देख लें कितनी है जी है ना, लेकिन हमारी जो धरोहर में, हमारे भारतीय संस्कृति में जी जो संजीवनी एक सिंबल के तौर पर हमारे जी जी पास जी है, जी हाँ कितनी पूजनीय है, हमारी आस्था के साथ जुड़ी, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। और अभी मैं संजीवनी से चल के सीधा कोरोना काल में आता हूँ। जी 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 दुनिया ने कितने भविष्यवाणियां की थी कि भारत की आबादी के लिहाज से 50% तक तबाही हो जाएगी, इतनी मौतें होंगी, इतना ये होगा। मतलब इतना भयभीत हो गए थे हम लोग कि जिस तरह से हमें बाहर से आंकड़े मिल रहे थे, जो जी। बाहर विदेशों का हाल हो रहा था। तो भारत की जनसंख्या के हिसाब से यहाँ तो करोड़ों लोगों की जानने जानी जाती। लेकिन मैं फिर वहीं आता हूं कि हमारी इम्यूनिटी कुदरती तौर पर इतनी मजबूत सिर्फ इसलिए थी कि हमारा आयुर्वेद जी इतना स्ट्रांग है। कुदरती हमारी धरती, जिसे हम धरती माँ कहते हैं, जी। वो सचमुच माँ है जो हमारी हर तरह से रक्षा करती है। जी। उसने अपने इस मेडिकल प्रोफेशन में आयुर्वेद का जो कंट्रीब्यूशन है जी। उसकी सबसे ज़्यादा मजबूती देख लें आप, और रिजल्ट्स आप दुनिया के सामने हैं। जी। आज दुनिया को मानना पड़ा कि भारतीयता और भारतीय जो वसनीक है जी वो अपनी विरासत में इतना कुछ समेटे बैठा है कि वो सुरक्षा कवच के तौर पर उसकी हर तरह से जी। सुरक्षा और रक्षा करने में सक्षम है। और कोरोना के बाद भी कई लोगों ने योग के माध्यम से आपने अपने डैमेज हो चुके जो लंग्स हैं उनको बचाया। योग और प्राणायाम की मदद से वो एकदम आज बिल्कुल हृष्ट पुष्ट जीवन जी रहे हैं। जगमोहन जी, मेरे कुछ दोस्त यूएसए में और रहते हैं, उन्होंने कहा कि वहाँ एक नई डिश इंट्रोड्यूस की है उन्होंने कोरोना पीरियड में, दैट इज गोल्डन मिल्क। हम हल्दी में दूध डाल के पीते हैं ना जो, जी। उन्होंने उसका नाम रखा है गोल्डन मिल्क। और वो पूरे यूरोप में और अमेरिका में खास तौर पर कुछ इलाकों में उसको एज मेडिसिन लिया जा रहा है और उसका उनको रिजल्ट भी मिल रहा है। और हमारे तो बचपन में चोट लग जाती थी तो बिल्कुल हल्दी लगाते थे, मैं चोट तो लग जाती थी कहते थे हल्दी का दूध पी लो। दूध ये पी घर घर में ये हम प्रचार तो था। हमारे लिए तो वो जिंदगी का हिस्सा है। जी। मुझे नहीं याद कि मुझे जब भी कभी बचपन में भी मेरी दादी या मेरे माता जी वो मुझे हल्दी का लेप लगाते थे, हल्दी का दूध पिलाते थे, ठकोर होगी, जरा सा कुछ होगा। तो हम कितने अमीर हैं ये इतना जरूरी नहीं है। जी। हमारे पास क्या क्या है ये भी इतना जरूरी समृद्ध नहीं है, कितना कुछ हमारे लिए सबसे जरूरी है ये जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिन पॉइंट्स को हमारे युवाओं के साथ सीधा साझा किया, ये बहुत बड़ी बात है। जी। उसके बाद उन्होंने जिक्र किया मिलकर काम करने के लिए। अपने आसपास हम कोई बुराई देखते हैं या पर्यावरण को हो रहे नुकसान को हम देखते हैं, तो उन्होंने जिक्र किया श्रीनगर में जो चल रहा है जम्मू कश्मीर में मिशन जल थल, एक आंदोलन, एक जन आंदोलन जिसमें मकामी युवा भी शामिल हैं। वो है वहाँ की झीलों को साफ करना। अब देखिए झीलों में गंदगी हो जाती है और ठीक है प्रशासन काम करता है, सरकार काम करती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, लेकिन जिस आंदोलन में मेरे जैसे आपके जैसे आम जनमानस उसमें जुड़ जाएं तो उस काम में कितनी सफलता हमें मिल सकती है। और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दी कि जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया है इसके साथ साथ वहाँ पर मछलियों की जो संख्या है वो बढ़ रही है और वहाँ पर प्रवासी जो पक्षी हैं वो आना शुरू हो गए, यानी उनकी स्थिति में सुधार हुआ है। इसी तरह उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े लोग जो कोकराझार में उन्होंने मॉर्निंग वॉकर्स ने प्लास्टिक उठाना और उस रास्ते को साफ करने का बीड़ा उठाया है, या विशाखापत्तनम में ही नौजवानों ने मिलकर पॉलिथीन बैग्स की जगह कपड़े का बैग इस्तेमाल करने की ठानी है। तो हमारे आसपास पर्यावरण को हो रहे नुकसान को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर भी हर एक व्यक्ति, युवाओं की, बच्चों की, बड़ों की क्या जिम्मेदारी बन जाती है कि हम प्रदूषित कर रहे जो चलन है उनसे किस तरह से दूर हो जाएं। जगमोहन जी, मैं आपको एक बात कहूँ कि
स्वच्छ भारत अभियान को लेकर ये जो कि श्रीनगर के कश्मीर के हवाले से जो भी आपने जल थल का बात की, जो बात हुई, मैं आपको एक बात कहूँ कि मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ। मेरी जब भी युवाओं से कहीं बात होती है या मैंने युवाओं के साथ ये खुद रियलाइज़ किया है कि अगर आज किसी गाड़ी में से या किसी लोकल बस में से या मेटाडोर से कोई व्यक्ति कुछ भी खाकर अगर खिड़की से बाहर फेंकता है तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्शन आता है वो युवाओं से आता है। जी, मैंने कुछ इंसिडेंट्स अपनी आंखों से देखे हैं जिसमें युवाओं ने रिएक्ट किया और उसको रियलाइज कराया कि ये तुमने गलत किया, तुम कौन होते हो हमारे देश को गंदा करने वाले, जब तुम इसे साफ नहीं रख सकते। ये जो रिएक्शन है ना, इस रिएक्शन में इस तरह का मन की बात में इनको इनकरेज करना, इनको अवेयर करवाना और प्रधानमंत्री जैसी शख्सियत द्वारा ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट करता है जी। और इसका असर हमें दिखने को मिलता भी है जी। आज अगर जंगल कट रहे हैं तो युवा उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है जी। आज आप उनकी डिबेट में देख लें, महिलाओं की बात की प्रधानमंत्री जी ने, आज देख लीजिए दुनिया में प्रधानमंत्री जी जिन हवालों से बात कर रहे थे, आप देख लें हमारी इंडस्ट्री जो सबसे बड़ा अफेक्ट करती है युवाओं के ऊपर, उस इंडस्ट्री में आज महिलाओं को लेकर, हमारी स्पोर्ट्स को लेकर और हमारी वो जो स्कीम्स हैं जो फ्लैगशिप जिसमें स्वच्छ भारत अभियान, हम कैसे बिजली को बचाएं, इस पर अगर इंडस्ट्री काम कर रही है और रिटर्न ले ली है, 300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर रही है, तो मैं कहता हूं इससे बड़ा बढ़िया दौर भारत में प्रगति का और कोई नहीं हो सकता। मैं उदाहरण के तौर पर अगर मिल्खा सिंह से ले लें, हम बात कर लें, हमारे कितने क्रिकेटर्स हैं जिन पर फिल्में बनी और सुपर डुपर हिट गई। हमारी वो जो बॉक्सर थी उसके ऊपर, मैरी कॉम के ऊपर फिल्म बनी है। हमारी दंगल गर्ल आप फिल्म देख लो, वर्ल्ड वाइड कितनी पब्लिसिटी हो चुकी है। और ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि जिनके ऊपर काम हो चुका है और उसके रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं। आज देख लीजिए भारत, हम कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एक टाइम आ गया था जब भारत पिछले ओलंपिक्स में शायद कोई गोल्ड मेडल नहीं या कोई मेडल नहीं ले रहा था, तो हमारी एक ही बेटी थी जिसने वहां पर मेडल लिया। तब उसका स्लोगन ये रहा कि बेटी बचाओ देश बचाओ। एक बेटी ने देश की आन बान शान को दुनिया में संभाला और उसका मान जो सम्मान बनाए रखा। इस तरह की कोशिशें हमारे यहाँ होती रही हैं। और एक बात मैं आपको और कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने साइंस की बात की, 28 फरवरी को हमारा नेशनल साइंस डे मनाया जा रहा है। मैं तभी सोच रहा था कि साइंस आज कहाँ पहुँची है। मैं भारत के पिछोकड़ में देखता हूँ तो महाभारत के युद्ध के दौरान संजय एक ऐसा कैरेक्टर है हमारे भारत के इतिहास में जो लाइव दिखा रहा है कमरे में। आज हम मैच का लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, हम सोचते हैं कि हमने कितनी तरक्की कर ली, लेकिन मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ। उस वक्त अगर ऐसी कोई सुविधा है कि वो संजय एक कमरे महल में बैठ के, एक जगह बैठ के कुरुक्षेत्र का सारा लाइव टेलीकास्ट जो दृश्य को वो दिखा रहे हैं, नरेट कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत कुछ है जहां अभी साइंस ने काम करना है जिसके ऊपर। राइट ब्रदर्स ने तो अभी जाकर जहाज बनाया, तो विमानों का कॉन्सेप्ट तो हमारे रामायण में है, महाभारत में है, सारी चीजों में है। और उसके अलावा राजनीति की अगर आप बात करते हैं तो चाणक्य से बढ़कर आप देख लीजिए हमारे पास क्या, हम एक्चुअली हमारे पास अपने आप को पढ़ने की, समझने की क्षमता तो है, लेकिन हम अवेयर नहीं है इस बारे में। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज इन नुक्तों को लेकर बातचीत हुई है। और जाते जाते प्रधानमंत्री जी ने जो इशारा किया बहुत महत्वपूर्ण, कि आने वाले दिनों में शिवरात्रि आ रही है, होली का त्यौहार आ रहा है, और भारत में सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो चाहे हमारे राष्ट्र त्यौहार हों, चाहे हमारे धार्मिक आस्था से जुड़े त्यौहार हों या क्षेत्रीय हों, पूरा भारत विभिन्नताओं के बावजूद भी एक भारतीय के तौर पर जब मनाता है, जब पूरा भारत 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगे को सैल्यूट करता है, जब ईद मिलकर मनाई जाती है, होली मिलकर मनाई जाती है, जब हम शिवरात्रि के पर्व जैसे गुरुपुरब जैसे पर्व हम जब मिलजुल कर मनाते हैं, तो लगता है कि भारत कितना समृद्ध है और कितना मजबूत है।
इतना समय तो नहीं है कि और भी विषयों पर हम बात करें, बात कर लेकिन सकें। एक महत्वपूर्ण विषय जो 8 मार्च को प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, महिला दिवस हम मनाने जा रहे हैं, और उन्होंने बताया कि देश की जो सरकार है वो महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाने के लिए कितनी ज़्यादा सीरियस है, कितनी संजीदगी से काम कर रही है। जैसे कि भारत की महिलाओं को ट्रिपल तलाक जैसे एक अभिशाप से मुक्ति मिली है। जी, जी, जी। सैनिक स्कूल्स में लड़कियों की एडमिशन नहीं होती थी, अब उसे भी शुरू कर दिया गया बिल्कुल। है। शादी की उम्र बढ़ाने का फैसला भी अपने आप में महत्वपूर्ण बहुत है। महत्वपूर्ण, बेटी बचाओ बिल्कुल, बेटी पढ़ाओ बिल्कुल। तो है ही है, और स्वच्छ भारत अभियान में भी महिलाओं का बड़ा योगदान है। मैं चलते चलते डॉक्टर साहब आपसे ये पूछूंगा कि हम महिला सशक्तिकरण की बात तो करते हैं, 8 मार्च को आयोजन भी हम करते हैं, लेकिन मानसिक तौर पर अपने परिवारों में अपनी माँ, अपनी बीवी, अपनी बहन, अपनी बेटी, उसको सशक्त बनाने के लिए घर से हमें क्या शुरुआत करनी चाहिए, ताकि हम उन्हें घर की एक नाजुक या कमज़ोर या किसी से कम आंके जाने वाली चीज़ ना समझकर बराबर का एक सदस्य समझें। मैं इस बात का हवाला फिर मैं नरेंद्र मोदी जी की जो हमारी वो फैमिली यूनाइटेड फैमिली कॉन्सेप्ट है, मैं वहीं आता हूँ। जी जब आप बेटे को बिस्तर पर या बेड पर बिठा के और बेटी को बाद में नीचे बिठाकर खाना खिलाएंगे, जी तो हम नारी सशक्तिकरण की बात नहीं कर सकते। जी, जब वो एक ही डाइनिंग टेबल पर एक साथ इकट्ठे बैठ के और भोजन एक करेंगे, जैसा खाना खाएं। एक जैसा खाना खाएंगे, एक जैसी भाषा में बात करेंगे और एक ही विषय पर बराबर डिस्कशन होगी, तो हम इन सब मसलों को, बात वही है कि हम भारत में इतना कुछ है, किसी एक नुक्ते को पकड़ लें तो हमारे सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाते हैं। जी हम भारतीय हो जाएं जी तो फिर पीछे कुछ बचता ही नहीं है। जी। हमारी नारी सशक्तिकरण को लेकर जो बात है 8 मार्च, उस सिलसिले में मैं एक बात कहूंगा कि भारत में 8 मार्च एक रिमाइंडर होता है। जी हमने 364 दिन क्या करना उसके लिए। जी। तो केवल महिला दिवस मनाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में बेटियों को, महिलाओं को, बच्चियों को वो स्थान देना है, वो अहमियत देनी है। बिल्कुल जगमोहन जी, और हमें सिर्फ एक दिन महिला दिवस नहीं मनाना, मैंने जैसे कहा वो सिर्फ हमें याद रखना है कि हमने 364 दिन अपनी महिलाओं को, जैसे आपने कहा बच्ची को, बेटी को, बहन को, माँ को, बीवी को, कैसे उनको इनकरेज करना है ताकि वो अपनी एनर्जी का, अपनी लियाकत का, अपनी काबिलियत का बराबर यूज करें और उसका फायदा हमें, समाज को, दुनिया को एक साथ जी। हो। ना जाने कहाँ से ये कॉन्सेप्ट दिमाग में लोगों के घर कर गया कि महिलाएं किसी से कम हैं। वहीं फिर हम अपने प्राचीन ग्रंथों की तरफ जाएं तो महिलाओं का योगदान बिल्कुल बराबर है। आज अपने देश में ही देखिए, मजदूर से ही आप शुरू कीजिए तो महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजदूरी करती हैं, खेतीबाड़ी करती हैं, हर काम करती हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अब आज बेटियां फाइटर प्लेन्स चला रही हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कौन सा क्षेत्र है जहाँ महिलाएं नहीं हैं? तो फिर न जाने फिर क्यों ऐसी मानसिकता महिलाओं को कम आंकती है या उसे कमजोर समझती है। मैं इसका कसूर महिलाओं को नहीं देता। मैं, अगर आपको ये बात सूट ना करे तो आप एडिट कर सकते हैं, ये मेरा ज़ाती कमेंट है कि महिलाएं कहती हैं कि हमें मर्द के बराबर के अधिकार दें। मेरा अपना ज़ाती तौर पर मानना है और मैं इस पर पूरा दावे से कहता हूं कि मैं होशोवास में कह रहा हूं कि महिलाओं का मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है। जी बराबरी की बात छोड़िए, जी महिला अपने आप में इतनी मजबूत है, दुर्गा का रूप है वो। जी। और दुर्गा को जब हम अष्टभुजाओं वाली कहते हैं, और वाकई हमारी महिलाएं हैं जो नौकरी भी करती हैं, बच्चों को भी देखती हैं, घर का खाना भी बनाती हैं। अगर एक मर्द को ये कहा जाए कि इतने मल्टीटास्किंग वो कर पाए, तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए बिल्कुल संभव होगा। बिल्कुल, हमारी आज की आम महिला रूटीन में, रोजमर्रा जिंदगी में जो कर पाती है वो मर्दों से कहीं ज्यादा है। जी। तो आज के इस कार्यक्रम में, इस बातचीत में बस इतना ही, और आने वाले महिला दिवस को आज की ये परिचर्चा हम समर्पित करते हुए अपने श्रोताओं से इजाज़त चाहते हैं। और आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे इस कार्यक्रम के लिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जगमोहन जी।